नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं बबीता सिंह अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। स्थानीय निकायों के चुनावों में महापौर किस वर्ग का होगा, यह तय हुआ। उज्जैन गया अजा वर्ग की झोली में दावेदारों के नामों की लगी झड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। लोकायुक्त पुलिस उप अधीक्षक ने दिया उपलब्धियों का ब्यौरा विभागीय कार्रवाई का। मिलावट के खिलाफ सक्रिय हुई चलित प्रयोगशाला, लिए जा रहे हैं त्वरित सैंपल। अवैध रेत खनन में सहायक परिवहन के साधन पकड़ाए, डंपर और ट्रॉलियां किए जब्त। जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव, बर्फबारी के बाद बढ़ेगी ठंड, यह वर्ष दर्ज होगा अधिक गर्म सालों में। और अब समाचार विस्तार से। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब अंततः यह तय हो गया कि महापौर के पद का दावेदार होगा अजा वर्ग से। दावेदारियां आने लगी सामने। निकट भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न होना है, जिसे लेकर उज्जैन में भी यह तीव्र जिज्ञासा थी कि महापौर का पद किसकी झोली में जाता है। अंततः इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और यह तय हो गया कि महापौर अजा वर्ग से होगा। पत्ते खुलते ही दोनों प्रमुख दलों में दावेदारों की फेहरिस्त बांध के दरवाजे खुल गए हैं। संभावित प्रत्याशियों के नाम भर भराकर सामने आने लगे हैं। इस क्रम में सत्तारूढ़ भाजपा से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, सुरेश गिरी, दिनेश जाटवा, सत्यनारायण खोईवाल, भगवान दास गिरी के अलावा पूर्व महापौर रामेश्वर अखंड व मदन लाल ललावत प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए हैं। वहीं महिला प्रत्याशियों के रूप में महापौर मीना जोनवाल, प्रेमलता बेंडवाल, ममता बेंडवाल भी सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से दीपक मेहरे, सुरेंद्र मरमठ, नाना तिलकर के अलावा मीना तिलकर, कविता गोमे भी दौड़ में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक ने। भ्रष्टाचार की दीमक किसी भी शासन व्यवस्था को खोखलाकर उसे तहस नहस कर देती है। यही भ्रष्टाचार काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, जो समूचे लोकतंत्र को खतरे में डाल देती है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर उज्जैन टीवी से एक मुलाकात के दौरान वेदांत शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ने बताया कि भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर देता है। आपने अपने विभाग की सन 2019 एवं 2020 की प्रभावी कार्रवाइयों का ब्यौरा देते हुए बताया। खासतौर पे भ्रष्टाचार समाज की एक बहुत बड़ी ऐसी बुराई है जो हमारे देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट करता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना एक ऐसा संगठन है जो विशेष तौर पे इस बुराई से, इस सामाजिक बुराई से लड़ रहा है और पूरे देश के अंदर मात्र मध्य प्रदेश की लोकायुक्त और विशेष पुलिस स्थापना शाखा इतने बड़े स्तर पे कार्य कर रही है कि मध्य प्रदेश में इसके द्वारा बड़ी प्रभावी कार्रवाई इस भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ सर, इस साल में करीब कितनी कार्रवाई की गई है? जो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हम वर्ष 2019 में हमारे द्वारा 19 शासकीय लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए पकड़कर केस बनाए गए, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में 2 प्रकरणों में हमने लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण बनाए गए और 4 प्रकरणों में हमने आय से पद के दुरुपयोग के मामले रजिस्टर्ड कर कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2020 में अभी तक इस कोविड महामारी के चलते हुए भी मध्य प्रदेश का लोकायुक्त और विशेष पुलिस स्थापना इतनी सक्रिय रही है कि अभी तक हमारे द्वारा 14 भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है। 3 लोगों के विरुद्ध हमने पद के दुरुपयोग के मामले रजिस्टर्ड कर कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त दो लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई चल रही है। आज अभी तक हमने इस वर्ष कुल 2020 में 19 प्रकरण दर्ज कर
कार्रवाई की गई है और हमारे न्यायालय में भी बहुत सारे प्रकरण इन सभी विषयों को लेकर चल रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और मेहनत से इस संगठन द्वारा अभी तक प्रदेश में कार्य किया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अब प्रयोगशाला आपके द्वार। चलित प्रयोगशाला पहुंच रही है हर क्षेत्र में। पहले सैंपल लेना, फिर सैंपल प्रयोगशाला में पहुंचाना और जांच की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सैंपल के पास अथवा फेल होने की जानकारी मिलना, यही सब होता आया था। मगर अब यह सब गुजरे हुए जमाने की बात हो गई। इसकी वजह यह है कि शासन ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को मैदान में उतार दिया है। अत्याधुनिक चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अब मिलावट से मुक्ति अभियान को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रही है। यह चलित प्रयोगशाला सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक क्षेत्र क्षेत्र जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेती है। 9 संभागों के लिए तय की गई यह प्रयोगशाला उज्जैन सहित हर जिले में जा रही है। जिले में अब तक सैकड़ों सैंपल लिए जा चुके हैं। यह जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी BS देवलिया ने बताया, यहाँ पे हम लोग पब्लिक के जो सैंपल हैं, जो घरों में देने के उपयोग में जो चीज़ें आती है, उनकी जांच हम लोग करते हैं और इसका शुल्क बहुत ही कम रखा है। शासन ने 10 रुपये शुल्क पे हम लोग जांच करके देते हैं। रिपोर्ट भी तत्काल मौके पर भी दे दी जाती है और काफ़ी अच्छा रुझान इसका मिल रहा है। कल और आज की बात करें तो 84 लोगों ने जो है सैंपल की जांच कराई है, जो उपभोक्ताएं हैं। इसके अलावा हम लोग दुकानों पे भी इसके माध्यम से मौके पे जांच करते हैं। तो हमने 2 दिनों में 102 सैंपल जो हैं वो दुकानों से लेके भी जांच की है। धार्मिक नगरी उज्जैनी में पिछले लंबे समय से रसूखदारों की सरपरस्ती में अवैध खनन कर मां शिप्रा का आंचल छलनी किया जा रहा है। शहर का मंगलनाथ और हरिफाटक नीलगंगा क्षेत्र कई वर्षों से अवैध रेत खनन व परिवहन के हब बन गए हैं। इसमें कई रसूखदारों की संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल ने मंगलनाथ मंदिर के समीप से रेत के अवैध परिवहन व रेती धुलाई में शामिल 5 डंपर व 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थानों पर भिजवा दिया। कार्रवाई में SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव व CSP पल्लवी शुक्ला सम्मिलित थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर 5 डंपर्स अवैध रेत के जब्त किए गए हैं। कहाँ से जब्त करी है? ये शिप्रा पुल के पास मंगलनाथ से। इसको किसके लिए? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चालू किया जा रहा है, आगे पता चलेगा कि किसके थे। पहले भी इसके पे कार्रवाई हुई थी, जो पकड़े थे। ये तो आज कार्रवाई की गई है, पहले की जांच चल रही है। नाराज संतों को मनाकर दिखाई गई महाकाल क्षेत्र की विकास योजना, संतों ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन एवं कलेक्टर आशीष सिंह की उपस्थिति में महाकाल तथा सिंहस्थ क्षेत्र के विकास में प्रशासन द्वारा दरकिनार किए जाने से नाराज साधु संतों को प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में मृदा फेज 2 आधारित फिल्म का प्रदर्शन कर महाकाल विकास योजना के अंतर्गत उनकी मंजूरी ली गई एवं सुझाव मांगे गए। संतों की नाराजगी प्रदर्शन के पूर्व तक रही। मंगलनाथ क्षेत्र के कुछ संतों को मनाया गया। पश्चात बैठक में संत श्री शांति स्वरूपानंद जी, आचार्य शेखर, डॉक्टर अवधेशपुरी, दिग्विजय दास जी, उमेश नाथ जी, रंगनाथाचार्य जी सहित अन्य प्रमुख संतों ने विकास योजना की प्रशंसा कर मंजूरी प्रदान की। इस विषय में कार्यक्रम अध्यक्ष माखन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, इस समय केवल एक ही बिंदु था कि यहाँ जो नगर में निर्माण कार्य हो रहे हैं उज्जैन नगरी में, तो उन निर्माण कार्यों के विषय में यहाँ के जितने सारे प्रबुद्ध लोग हैं, धर्माचार्य हैं, समाज सेवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराया जाए और इन लोगों के द्वारा जो कुछ उस विषय में सुझाव आते हैं संशोधन के लिए या अन्य प्रकार के नई बातें जोड़ने के लिए, उन सारे सुझावों का उसमें समावेश किया जाए। इस दृष्टि से बैठक रखी थी, तो बहुत अच्छी रही। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, उन सारे सुझाव है वो नोट कर लिए गए। उनका समावेश करते हुए आगे और भी चर्चाएं चलती रहेगी समय समय पर। हमलावरों से बहू को बचाने गई सास की प्राणघातक हमले में मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बदनावर खेड़ा के धन्नालाल का 2 दिन पहले गांव के ही गोविंद भूरिया व कालूराम से मामूली कहासुनी में विवाद हो गया था, जिससे रंजिश पाले गोविंद और कालूराम लठ लेकर धन्नालाल के घर पहुंचे।
जहां उन्हें धन्नालाल की पत्नी और मां भंवरबाई मिली। हमलावरों ने धन्नालाल की पत्नी पर हमला कर दिया, जिसे बचाने धन्नालाल की मां भंवरबाई बीच में आई, जिस पर हमलावरों ने प्राणघातक हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने पर भंवरबाई को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका देहांत हो गया। नीलगंगा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। माता जी ने ये शाम को मम्मी जी ने ये घर पे थी, मेरी बहन और भाभी जी घर पे थी, और विवाद दिन में बड़े भैया से हुआ था। दिन में मतलब लगभग 12-1 के बीच में बड़े भैया से लड़े झगड़े हुए थे। ये शाम को मतलब घर पे आए लाठी आठी लेके, और मम्मी जी और मेरे से बड़ी बहन और मेरे बड़े भाभी वो घर पे थे। हम घर पे कोई भी मैं भी नहीं था, मेरे पापा भी नहीं थे, और उन्होंने आके झगड़ा करना शुरू कर, गाली गुप्ता करने लग गए, और भाभी को जैसे झपेट कर मार के गिरा दिया। मम्मी छोड़ाने गई तो मम्मी को पीछे से लाठी की 2-3 लाठी से मारी और सिर में चोट आ गई। मम्मी वहीं पे बेहोश हो गई। पूरा खून, पूरा घर का आंगन पूरा खून में। कौन लोग थे जिन्होंने हमला करा और अभी क्या स्थिति? गोविंद और कालूराम, गोविंद और कालू दोनों बुढ़िया ही है, दोनों मतलब काका बाबा के भाई है दोनों। समय समय पर रंग बदलता रहेगा मौसम का मिजाज, तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा। सबसे गर्म सालों में दर्ज होगा सन 2020 का यह साल। अमूमन हर साल दिसंबर के महीने से सर्दी अपने शबाब पर आ जाती है। लोगों के बदन पर गर्म कपड़े लदे हुए दिखते हैं। उन्हीं कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ने लगती है। गर्मी की तासीर वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। मगर इस साल दिसंबर के इस महीने में तापमान के तेवर ऊपर नीचे होने से कड़ाके की सर्दी की शुरुआत अभी नहीं हुई। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने उज्जैन टीवी को एक मुलाकात में बताया कि यह साल 2020 संभवतः सबसे गर्म वर्षों में अपने आप को दर्ज कराने जा रहा है। जब कभी हवा का रुख बदलता है तो थोड़ा बहुत पारा गिरने लगता है। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का आगमन होगा तथा विक्षोभ के परिणाम स्वरूप हल्के मावठे की संभावना भी है। अभी 4 तारीख को तापमान 10.6 डिग्री तक हो गया था। 2-3 दिन से निश्चित रूप से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज 13.6 डिग्री पहुंच गया है। कारण इसका यह है कि उत्तर भारत में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय नहीं है, जिस कारण ये स्थिति बन रही है कि तापमान थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिसमें रात में भी और दिन का समय भी जो 32 डिग्री के आसपास हमारा तापमान पहुंच गया है। इसके कारण दिन और रात में भी थोड़ी सी एक गर्मी की स्थिति बन गई है। लेकिन जैसे ही अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले सक्रिय होंगे, जो उत्तर भारत जम्मू कश्मीर वगैरह में वहाँ बर्फबारी होगी, तो उससे जो ठंडी हवाएं आएंगी, जिस कारण तापमान पुनः कम हो जाएगा। सर, अभी का पिछले 5-6 दिनों में तापमान की क्या स्थिति रही है? पिछले जो तापमान की स्थिति रही है, जैसे 4 तारीख को हमारा कम हो गया था 10.6 डिग्री, जो इस सीजन का सबसे तापमान था, और उसके कारण थोड़ा सा ये बढ़ा है। अब आगे पूरा निर्भर करता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो, उत्तर भारत में बर्फबारी न हो सब हो, और उत्तरी हवाएं हमारे यहाँ आए, क्योंकि मैदानी इलाकों का जो भी तापमान रहता है वो पूर्णतः निर्भर करता है हवाओं पर। तो जैसे ही हवाओं की गति और दिशा दोनों बदलेगी तो उसके कारण फिर ठंडक की स्थितियाँ बनेंगी। सर, पिछले साल आज के दिन क्या तापमान था इसमें? जो अगर हम पिछले वर्ष देखें 2019 में, तो लगभग वही 13 डिग्री तापमान के रहा है, और ये पूरा लगभग 25 दिसंबर तक तापमान बढ़ा हुआ ही रहा है। उसके बाद फिर तापमान तेज़ी से कम हुआ था, जो 28 दिसंबर को पिछले साल 5 डिग्री तापमान रहा था। आइए जानें उज्जैन में आज के मौसम का हाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। स्थानीय निकायों के चुनावों में महापौर किस वर्ग का होगा, यह तय हुआ। उज्जैन गया अजा वर्ग की झोली में दावेदारों के नामों की लगी झड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। लोकायुक्त पुलिस उप अधीक्षक ने दिया उपलब्धियों का ब्यौरा विभागीय कार्रवाई का। मिलावट के खिलाफ सक्रिय हुई चलित प्रयोगशाला, लिए जा रहे हैं त्वरित सैंपल।
अवैध रेत खनन में सहायक परिवहन के साधन पकड़ाए, डंपर और ट्रॉलियां किए जब्त। जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव, बर्फबारी के बाद बढ़ेगी ठंड, यह वर्ष दर्ज होगा अधिक गर्म सालों में। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।